नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रकाश एजुकेशन योद्धा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा विश्व भूगोल की ये दूसरी कक्षा है जिसमें हम अध्ययन करेंगे ब्रह्मांड और एवं सौरमंडल। और एक बात और है कि आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूं कि लगातार हमारा 3 दिन से हमारी वीडियो आप लोगों के पास नहीं पहुंच पा रही थी। होली था, होली की अवकाश थी, इसलिए मैं भी अपने कार्यों में व्यस्त था। इस नाते जो ये वीडियो था, वीडियो का क्रम था, ये रुक गया था। लेकिन आज से फिर हम यह जो विश्व भूगोल की हम कक्षा का एक वीडियो हमने बना कर दिया था, ये आज हमारी ये दूसरी वीडियो होगी जिसमें हम पढ़ेंगे आपका ये है ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। आइए आज हम देखते हैं इस ब्रह्मांड और सौरमंडल। इसी ब्रह्मांड और सौरमंडल के चैप्टर में हमने कुछ फैक्ट लिखे हैं और फैक्ट से हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहले ब्रह्मांड है क्या, इसके बारे में हम कंसेप्ट समझेंगे। कहाँ समझेंगे, कहाँ से लेंगे? देखिए हमारी पृथ्वी, देखिए हमने क्रम सजाया है क्या, पृथ्वी से सौरमंडल, सौरमंडल से आकाशगंगा, आकाशगंगा से ब्रह्मांड। देखिए हमारी जो पृथ्वी है ना, हमारी पृथ्वी एक सौरमंडल में है। किसमें है? हमारी एक पृथ्वी सौरमंडल में है। और ऐसे ऐसे कई लाख सौरमंडल मिल करके एक आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। समझिएगा ध्यान से कि हम कितनी छोटी यूनिट की बात करते हैं। माने आप अगर पढ़ेंगे सौरमंडल तो सौरमंडल एक बहुत बड़ा, बहुत बृहद कंसेप्ट है। ठीक है, उससे हम उसकी एक छोटी यूनिट है पृथ्वी। ठीक है, तो हम पृथ्वी से समझेंगे कि सौरमंडल कैसे हुआ है। देखिए जो सौरमंडल की सबसे छोटी इकाई हम पृथ्वी लेते हैं। पृथ्वी क्या है? हमारे सौरमंडल का एक भाग है। और इस बहुत सारे सौरमंडल मिलकर के एक आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। समझ में आ रहा है? और एक आकाशगंगा क्या है? और एक आकाशगंगा का निर्माण होता है। और ऐसे कई लाख आकाशगंगाएं मिलकर के यानी हमारे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। बात समझ? यानी ब्रह्मांड जो होता है कई आकाशगंगाओं का एक मिलन होता है। यानी बहुत सारी जब आकाशगंगाएं आपस में मिलती हैं तो एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और बहुत सारे सौरमंडल मिलते हैं तो एक आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। और पृथ्वी और 8 ग्रहों को मिलकर के हम सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ये बात हो गई क्लियर आपकी। आइए देखिए जो अपनी जो आकाशगंगा है, यहां से जानिएगा कि जो ऐसे कई हमारे सौर ब्रह्मांड में कई लाख आकाशगंगाएं हैं। क्या है? कई लाख आकाशगंगाएं हैं। उनमें से जो हमारी आकाशगंगा है उसका क्या नाम है? मंदाकिनी नाम। देखो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट अब जितने थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो गए हैं। आप एक एक आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते रहिएगा। आइए अब देखिए जब हम यहाँ पर बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, किसके बारे में? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में और अपने सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में, तो यहाँ 2 कॉन्सेप्ट हमें पढ़कर निकल के आता है। ठीक है, देखिए ब्रह्मांड है अपने सौरमंडल का, जो अपने सौरमंडल की कॉन्सेप्ट है उसमें 2 कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। पहला एक जियोसेंट्रिक और एक हीलियोसेंट्रिक। क्या है? 2 कॉन्सेप्ट अवधारणाएं हैं सौरमंडल के बारे में। पहला है जियोसेंट्रिक, ठीक है, और दूसरा है हीलियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक जो प्रतिपादक थे वो टामली साहब थे। कौन से थे? टामली साहब। ये देखिए सारे एक पॉइंट नोट करिएगा। अब देखो जियो मतलब क्या होता है? पृथ्वी। हमने शुरू में ही जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाया था जियोग्राफी शब्द के बारे में बताया था, तो आप उसमें से देखेंगे जियो का मतलब होता है पृथ्वी। यानी जो लोग पृथ्वी को केंद्र में रख करके, यानी जो लोग इस सौरमंडल को पृथ्वी का केंद्र मानते हैं, ऐसे विचारधारा को हम क्या बोलते हैं? जियोसेंट्रिक विचारधारा। या इसके प्रतिपादक कौन थे? टामली थे। कौन थे? टामली साहब थे। क्लियर बात? जियोसेंट्रिक क्या होता है? जियोसेंट्रिक में क्या होगा? आपका जो सेंटर में कौन होगी? पृथ्वी होगी। अब एक होता है हीलियोसेंट्रिक, दूसरी की जो विचारधारा वाले, जिसके प्रतिपादक कापरनिकस थे। क्या थे? जिसके प्रतिपादक कौन थे? कापरनिकस थे। इसके केंद्र में जो सौरमंडल केंद्र में सूर्य को माना गया। किसको माना गया? सूर्य को। यही क्या है? सही है। यही जो हमारा हीलियोसेंट्रिक अवधारणा है, यही क्या है? सही मानी जाती है। क्लियर होगी बात? आइए अब यहां से हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में समझते हैं। देखिए ब्रह्मांड हमारा है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे प्रचलित, सबसे महत्वपूर्ण जो अवधारणा है ना, वो बिग बैंग थ्योरी है। कौन सी है? बिग बैंग थ्योरी, जिसको हम क्या बोलते हैं? बिग बैंग थ्योरी या विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी या विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत।
और यह जॉर्ज लैमेत्रे ने दिया था। क्या दिया, कौन दिया था, जॉर्ज लैमेत्रे ने। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एक हमारा जो ये ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड आज से 13.7 दिया ना, 13.7 अरब वर्ष पूर्व विखंडित होकर के, समझ रहे हैं, तो हमारा जो ब्रह्मांड है 13 अरब वर्ष पूर्व विखंडित होकर के कई छोटे छोटे ग्रहों, आकाश गंगाओं, मंडलों, नक्षत्रों में बट गया था। ठीक है, यही जो हमारी बिग बैंग थ्योरी है, यानी विस्तारित ब्रह्मांड का सिद्धांत, यही बताती है कि इसके अंदर बहुत इसका घनत्व और आयतन के दोनों के में जिसका घनत्व क्या हो बहुत ज्यादा होने लगा और इसका आयतन फैलने लगा, जिसके कारण क्या होगा, इसके अंदर एक विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के कारण से हमारे सौरमंडल का विकास हुआ है। क्लियर बात। आइए हम आगे देखते हैं। हमने बात की है ना, देखिए अब यहां से हम बात करेंगे अपनी यहां से हमने सौरमंडल की बात कर ली, अब यहां से हम अपनी बात करेंगे किसकी, अपनी आकाशगंगा के बारे में। किसकी बात करेंगे, अपनी आकाशगंगा के बारे में। अपनी आकाशगंगा जो है उसका नाम क्या है, मंदाकिनी है। क्या है, मंदाकिनी है। इस बात को नोट करिएगा, अपनी आकाशगंगा क्या नाम है, मंदाकिनी है। और जो इस अपनी आकाशगंगा का आकार है सर्पिलाकार है। देखिए जो ये जो प्रश्न है ना, जो सर्पिलाकार वाला, ये बार बार कई सारे एग्जाम में पीपीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है कि अपनी आकाशगंगा का आकार कैसा है, तो अपनी आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार है। कैसा है, सर्पिलाकार। इसको भी नोट करिएगा। आइए अब थोड़ा हम इस अपनी आकाशगंगा के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, देखिए आकाशगंगा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये जो है आकाशगंगा है, आकाशगंगा की ये प्रथम भुजा है, ये द्वितीय भुजा है, ये तृतीय भुजा है। समझ में आ रही है, ये आकाशगंगा का केंद्र है, ये प्रथम भुजा, ये द्वितीय भुजा, तृतीय भुजा है। इन्हीं तीनों भुजाओं के बारे में मेनली पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना। देखिए जो ये आकाशगंगा का केंद्र है ना, इसी केंद्र को हम बल्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी केंद्र को हम बल्ज बोलते हैं। ऐसे के बगल ब्लैक होल होता है, अभी हम आपको बताएंगे। नीचे हमने नोट किया ब्लैक होल क्या होता है। देखिए यही से हम समझ लेते हैं। ब्लैक होल वह स्थान होता है जहां का गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है। क्या होता है, ब्लैक होल हमारे आकाशगंगा का वह स्थान होता है जहां पर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति क्या होती है, बहुत अधिक होती है। इवन कि यहाँ पर प्रकाश भी नहीं स्थिर हो पाता है, प्रकाश का भी संकेंद्रण हो पाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ डार्कनेस, यहाँ क्या होता है, अंधेरा छा जाता है। इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, ब्लैक होल पड़ा है। क्या पड़ा है, ब्लैक होल पड़ा है। क्लियर बात होगी। यहां से हमने एक की बात कर। आइए देखते हैं हम क्या अपनी आकाशगंगा के देख रहे हैं। ये बात क्लियर होगी आपको। चलिए जो अपनी आकाश, जो हमारा सौरमंडल है ना, जो हमारा सौरमंडल है वो कहां है, इसकी दूसरी भुजा पे। कहां है, इसकी दूसरी भुजा पे। कहां है, समझ में आ रहा है ना, कहां है, दूसरी भुजा पे। क्लियर हो रहा है। तो अब यहां से एक हमें और पॉइंट ध्यान करना है, हमारे सौरमंडल और आकाशगंगा के केंद्र की जो बीच की दूरी है ना, वो 22,000 प्रकाश वर्ष है। कितना है, 22,000 प्रकाश वर्ष। क्लियर होगी बात। आइए यहां बात की। अब एक बात और नोट करिएगा, हमारी जो आकाशगंगा इसका व्यास, ये व्यास है ना, इसका व्यास है इसका जो व्यास है 1,00,000 वर्ष। क्या है, 1,00,000, हम नोट कर दे रहे हैं, 1,00,000 प्रकाश वर्ष। क्लियर बात। चलिए यानी दो बातें हमने बताया कि जो हमारा सौरमंडल है वो आकाशगंगा की दूसरी भुजा पे है। ठीक है, और इसके जो आकाशगंगा केंद्र और दूसरी भुजा यानी हमारे सौरमंडल की जो बीच की दूरी है वो 22,000 प्रकाश वर्ष है। क्लियर बात। और देखिए इसी अपन जो दूसरी भुजा है ना, इस जो आकाशगंगा की दूसरी भुजा है, इसको ही हम मिल्की वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्की वे, यानी स्वर्ग की गंगा। एक एक पॉइंट, जितने पॉइंट लिखेंगे ना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक एक पॉइंट, जैसे मैंने फिगर बनाया है वैसे ही आप एक एक करके लिख लीजिए। क्लियर बात। आइए समझते हैं। और देखिए जो ये आकाशगंगा की तीसरी भुजा है ना, जो जहां तीसरी भुजा समाप्त, तो इसको हम निहारिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निहारिका बोलते हैं। इसी निहारिका को तारों का जन्म स्थल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, निहारिका को तारों का जन्म स्थल बोला जाता है। यहीं से तारों का निर्माण होता है। क्लियर बात हो गया। आइए देखते हैं हमारी जो आकाशगंगा है ना, देख रहे नहीं, हमारी अपनी जो आकाशगंगा के पास 24 आकाशगंगाएं और हैं। देखिए हमारा सौरमंडल है। क्लियर बात। हमारा ये ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड जहां मान लीजिए एक हमारा ये आकाशगंगा,
इसके बगल में तभी आकाश गंगाएं होंगी ना। तो ऐसे ऐसे हमारे ब्रह्मांड के 24 आकाश गंगाओं का समूह, ध्यान से सुनिएगा। हमारा यह है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में एक ये हमारा सौरमंडल है, ठीक है। और हमारे सौरमंडल के बगल माने यहाँ एक सौरमंडल, एक यहाँ सौरमंडल, एक यहाँ, ऐसे ऐसे करके 24 आकाश गंगाओं के समूह को हम स्थानीय समूह कहते हैं। देखिए हमने लिखा है, क्या है, क्या लिखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्थानीय समूह। फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए हमारा ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे आकाश गंगाएं हैं। तो हमारी आकाश गंगाएं, हमारी मंदाकिनी के अगल बगल जितनी 24 आकाश गंगाएं हैं, उन सबके समूह को हम स्थानीय समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थानीय समूह बोलते हैं। बात क्लियर होगी। दूसरा पॉइंट, जो हमारी आकाश गंगा है, इस आकाश गंगा के सबसे नजदीक आकाश गंगा, इस बात को देखिएगा, हमारी जो आकाश गंगा है, यानी हमारी जो आकाश गंगा मंदाकिनी है, मंदाकिनी की सबसे नजदीक आकाश गंगा कौन सी है, एंड्रोमेडा आकाश गंगा। कौन सी है, एंड्रोमेडा। जैसे हमारी आकाश गंगा का नाम हो गया मंदाकिनी, वैसे ही एक सबसे इसके नजदीक एंड्रोमेडा क्या है, आकाश गंगा है। बात क्लियर हो गई। आइए देखते हैं। देखिए ब्रह्मांड में 100 से 200 अरब आकाश गंगा हैं। हमारे ब्रह्मांड में कम से कम 100 से 200, हमारे वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हमारे ब्रह्मांड में 100 से 200 आकाश गंगाओं हैं। क्लियर हो गई। आइए देखिए ओरियन नेबुला, ये क्या होता है हम देख लेते हैं। देखिए हमारी आकाश गंगा का सबसे शीतल एवं चमकीले तारे क्षेत्र जो हमारी ओरियन नेबुला क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। ये हमारी आकाश गंगा है। तो आकाश गंगा का वह क्षेत्र जो सबसे शीतल हो, क्या हो, और सबसे चमकीला हो। हम ओरियन नेबुला हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं, आप बार बार पूछता भी एग्जाम में, ओरियन नेबुला क्या होता है। तो आकाश गंगा का वह स्थान जो सबसे चमकीला और जब सबसे शीतल क्षेत्र होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओरियन नेबुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरियन नेबुला बोलते हैं। समझ में आ गया। और देखिए ये हमारी जो आकाशगंगा मंदाकिनी है ना, इस आकाशगंगा मंदाकिनी को एक बार क्वेश्चन पूछता है, इसकी साइंटिस्ट ने देखा था। ये बार क्वेश्चन पूछता है कि हमारी जो आकाशगंगा मंदाकिनी है, इसको किसने देखा था। तो एक हमारे साइंटिस्ट थे, कौन थे, एक हमारे साइंटिस्ट थे आपका, जिनका नाम है गैलीलियो। कौन सा नाम है, जिनका नाम है गैलीलियो। बात क्लियर हो गई। ये हमारा हो गया है सौरमंडल ब्रह्मांड के विषय में, ठीक है। ब्रह्मांड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए हम तारों के बारे में पढ़ेंगे। जो तारे होते हैं ना, तो तारों का जो चमक माने ये स्वतः चमकीले होते हैं। इन तारों पर कोई सूर्य का प्रभाव नहीं पड़ता। ये तारे स्वयं में चमकीले होते हैं, स्वदीप्त होते हैं ये, ठीक है। आइए हम इन देखते हैं इन तारों का जन्म एवं विकास। क्या देखते हैं हम इन तारों का। देखिए तारों का निर्माण कैसे होता है, ये जो पॉइंट आप समझ जाएंगे ना, हम आपको समझाते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड में उपस्थित गैस एवं धूल कणों। देखिए जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में हमारे बहुत ही धूल कण और गैस उपस्थित है, पहला बात। और बादलों के गुरुत्वाकर्षण के कारण नाभिकीय संलयन की उसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होने लगती है। दूसरी देख फिर समझिए, हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में गैस और जो धूल के कण हैं, इनके और जो हमारे ब्रह्मांड में बादल है ना, बादलों के गुरुत्वाकर्षण के कारण नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगता है। किस में बदलने लगता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगता है, जिसके कारण से क्या होता है, किसका निर्माण होता है, हमारा तारों का निर्माण होता है। उन्हीं तारों में से एक तारा हमारा सूर्य भी होता है, ठीक है। अब यहां से आपको पता चलेगा कि इन तारों में प्रकाश स्वयं कैसे आते हैं। हमें यहां समझना है कि तारों का जो प्रकाश है कभी नष्ट नहीं होता है। तो इनमें जो तारे जो तारों में जो प्रकाश आता कैसे आता है, यही जो बादलों धूल कणों के कारण, बादलों के आकर्षण के कारण नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, जिसके कारण से उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण इन ग्रहों से, इन तारों से प्रकाश निकलता है, ठीक है। वैसा ही एक तारा हमारा क्या है, सूर्य भी है। बात क्लियर हो गई। आइए हम आगे देखते हैं। अब देखिए इन्हीं तारों के चमक माने इनकी तब ब्राइटनेस पे, इनकी जो
चमकने का रेट है, जिनकी ब्राइटनेस के आधार पर ही हम यह डिसाइड करते हैं कौन सा तारा युवा अवस्था में, कौन सा तारा प्रौढ़ावस्था में और कौन सा तारा वृद्धावस्था में। ठीक है, देखिए जिन तारों का जो देखिए हमने यहां लिखा भी है, जिन तारों का रंग नीला हो, कैसा हो, जिन तारों का रंग नीला हो वो सबसे युवा अवस्था में तारे होती हैं। बात देखिए, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट बार बार पूछता है एग्जामों में, यूपी टेट, सी टेट और भी आप यूपी ट्रिपल एस सी कोई भी एग्जाम उठाकर देखते ऐसे ही पूछ देता है एग्जामों में डायरेक्ट। तो देखिए यहां फिर नोट करिएगा, वो तारे जिनका रंग कैसा हो, वो तारे जिनका रंग नीला हो सबसे युवा अवस्था में, पहला पॉइंट। दूसरा में जिनका रंग नारंगी हो, कैसा हो, जिनका रंग नारंगी हो वो प्रौढ़ावस्था में होते हैं। कैसा वो अवस्था में होते हैं, प्रौढ़ावस्था में होते हैं। क्लियर बात होगी। और वे तारे जिनका रंग लाल हो, क्या हो, जिनका रंग लाल हो वृद्धावस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं, वृद्धा अवस्था में होते हैं। अब देखिए लाल रंग की अवस्था, जैसे हाइड्रोजन का जो हीलियम में बदलने का रेट होता है वो कम हो जाता है, तो इनका रंग लाल हो जाता है। लाल होने के कारण ही हम इसे लाल दानों की संज्ञा देते हैं। यानी क्या, किसकी संज्ञा देते हैं, लाल दानों की संज्ञा देते हैं। बार बार एग्जाम में पूछा लाल दानों क्या है, तो तारों की जो वृद्धावस्था आती है ना वही लाल दानों होता है। बात क्लियर होगी, जो तारों की वृद्धावस्था होती है वही क्या होता है, लाल दानों होता है। बात क्लियर हो गई। आइए अब हम आगे देखते हैं। देखिए यदि किसी तारे का द्रव्यमान, देखिए हम यहां से अभी हम पढ़ रहे थे ना, यहां से दो पॉइंट है, श्वेत वामन और काला वामन। देखिए श्वेत वामन और काला वामन क्या होता है, जब तारों का द्रव्यमान क्या होता है, जब तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम या बराबर हो। क्या है, जब तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम या बराबर हो तो वो वे श्वेत दानों और काला दानों में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें, श्वेत दानों और काला दानों में परिवर्तित हो जाते हैं। बात क्लियर हो गई। श्वेत दानों क्या होते हैं, यानी जब किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य से कम हो या उसके बराबर हो तो वो किस में परिवर्तित हो जाएंगे, श्वेत वामन में और काला वामन में। क्लियर बात। आइए जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो हमारा पॉइंट है न्यूट्रॉन तारा। क्या है, न्यूट्रॉन तारा क्या होता है। देखिए न्यूट्रॉन तारा सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात न्यूट्रॉन तारों का निर्माण होता है। क्लियर बात। देखिए जो सुपरनोवा विस्फोट जब हुआ, इसी सुपरनोवा विस्फोट के कारण हमारे जो किसका निर्माण होता है, हमारे न्यूट्रॉन तारों का। इसी न्यूट्रॉन, ये बार बार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस बार पल्सर तारा क्या होता है, तो पल्सर तारा, न्यूट्रॉन तारों को हम क्या बोलते हैं, पल्सर तारे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्सर तारे बोलते हैं। क्लियर होगी बात। अभी हमने ब्लैक होल की चर्चा की। ब्लैक होल हमारी आकाश गंगा का वह भाग होता है जहां पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ही ज्यादा होती है। क्या होती है, जहां पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ही ज्यादा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक होल बोलते हैं। और इस यहाँ पर इवन की प्रकाश का भी क्या हो जाता है, अवशोषण, माने प्रकाश भी यहाँ खींची चली जाती है, जिसके कारण यहाँ पर हमें अंधेरा दिखाई देता है। इसी कारण हमारा ब्लैक होल का निर्माण होता है। बात क्लियर। यहाँ से हमने एक पॉइंट को क्लियर किया। अब इसी पॉइंट में हमें दो बात पढ़नी है, नक्षत्र क्या है और ध्रुव तारा क्या है। देखिए नक्षत्र क्या है, जो तारों का एक निश्चित व्यवस्थित क्रम होता है ना, मैं आपको बता, जो तारों का व्यवस्थित और निश्चित क्रम होता है उसी को हम नक्षत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को नक्षत्र बोलते हैं। और हमारे यहाँ 27 नक्षत्र हैं। कितने हैं, 27 नक्षत्र हैं। बस बार बार ही अगर एग्जाम से पूछता है ना तो यही पूछ लेता है कि नक्षत्रों का नाम नहीं पूछता, संख्या जरूर पूछ लेता है। कभी कभी पूछ लेता है कि कितने हम नक्षत्र हैं, और बहुत लोग 28 भी मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 27 को माना गया है। क्लियर बात। अब आइए ध्रुव तारे के बारे में जानते हैं। तो उत्तरी ध्रुव पर स्थित तारा, हमारा ध्रुव तारा क्या होता है, उत्तरी ध्रुव पर स्थित तारे को ही हम क्या बोलते हैं, ध्रुव तारा बोलते हैं। यह आकाश गंगा में एक ही स्थान पर होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, यह हमारे आकाश गंगा में एक ही स्थान पर होता है। यह लिटिल तारा, लिटिल बियर तारे का समूह का होता है। जो हमारा ध्रुव तारा होता है लिटिल बियर तारे का समूह का होता है। बात क्लियर हो गई। यहां तक हमारा था ये ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड के कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे यहां तक हमने कंप्लीट किए। अब हम पढ़ेंगे अपने सौर मंडल के बारे में। किसके बारे में,
अपने हम पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में। देखिए जो हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल जो है सूर्य और 8 ग्रहों से मिलकर बना है। किससे बना है? हमारा सौरमंडल सूर्य और 8 ग्रहों से मिलकर बना है। और देखिए मैंने ये क्रम से लिखा भी है, हमने इन ग्रहों को, सूर्य को हमने क्रम से लिख दिया और इनका हम क्रम वाइज अध्ययन करेंगे। आइए पहले हम सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सूर्य के हमने बार बार चर्चा कर रहा था, सूर्य भी एक क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? तारा है। तारा क्योंकि सूर्य में भी वही प्रक्रिया होती है, हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है जिसमें से प्रकाश निकलता है। ठीक है। और यहां से देखिए जो सूर्य का केंद्र का तापमान है, यहां से ये पॉइंट आप अपने कॉपी में नोट करिएगा, जो सूर्य का केंद्र का तापमान है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। नोट करिए कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। और जो इसके बाहरी सतह का, ये देख रहे हैं बाहरी सतह है सूर्य की, जो बाहरी सतह का ये 5,500 से 6,000, यहां भी लिखिए 5,500 से 6,000 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है बाहरी। क्लियर? तो ये बात हो गई हमारे सूर्य की। क्या हो गई? हमारे बात सूर्य की हो गई। और आप यहां देखिएगा, हम सूर्य से प्रथम 4 ग्रह दिख रहा है ना, इनके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताते हैं। सूर्य से प्रथम 4 ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं। ठीक, सूर्य के इन 4 ग्रहों के बाद ये बीच में क्या है? क्षुद्र ग्रहों की हैं। और इनके बाद के जो ये ग्रह होते हैं इसको हम बाहरी ग्रह बोलते हैं। अब देखिए इन आंतरिक ग्रह, क्षुद्र ग्रहों में अंतर क्या होता है? देखिए आपको दिख रहे होंगे जो बाहरी, जो आंतरिक ग्रह हैं छोटे छोटे हैं। देखिए आकार मैंने बनाया है, जो आंतरिक ग्रह है छोटे छोटे हैं और जो बाहरी ग्रह है क्या है? बड़े बड़े। पहला अंतर मिल गया, जो आंतरिक ग्रह है क्या है? छोटे छोटे हैं और बाहरी ग्रह क्या है? बड़े बड़े। दूसरा इसमें डिफरेंस ये है कि जो ये आंतरिक ग्रह होते हैं, आंतरिक ग्रह ठोस अवस्था में होते हैं। किसमें होते हैं? ठोस अवस्था में। और जो हमारे बाहरी 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये गैसीय अवस्था में है। कैसी है? गैसीय अवस्था में। और गैसीय अवस्था में होने के कारण से ही इनका आकार क्या है? बड़ा है। क्या है? बड़ा है। हमने विज्ञान में पढ़ा भी होगा कि जो गैस होता है, गैस का आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार इन ग्रहों का भी आकार और आयतन न निश्चित होने के कारण से क्या है? इन 4 ग्रहों से बड़े हैं। क्लियर होगी बात? आइए अब हम इनके एक एक क्रम, एक एक ग्रहों को लेकर के हम इसका अध्ययन करते हैं। बात क्लियर? और एक बात ध्यान रखिएगा, जो सूर्य है ना, सूर्य अपनी कक्षा पर, जो सूर्य है, सूर्य से एक पॉइंट और बचा है, सूर्य अपने अक्ष पर, अपने जो अक्ष है उस अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। पश्चिम किधर घूमता है? जो सूर्य होता है किधर घूमता है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। और यह 25 पृथ्वी दिवस, क्या है? ये पृथ्वी दिवस एक यूनिट है, इतना ध्यान रखिए। ये 25 पृथ्वी दिवस में अपने स्थान को पूर्ण माने घूर्णन को कंप्लीट करता है। क्लियर बात? इतनी बात, इसकी दिशा को ध्यान रखिएगा, ये यूनिट जो ध्यान रखिएगा। आइए हम आगे देखते हैं। जो सबसे हमारा पहला ग्रह है बुध है। क्या है? सबसे हमारा जो पहला ग्रह बुध है, जो सूर्य के सबसे नजदीक है। क्या है? देखिए आप जब कॉपी में नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में आप लिखिएगा ग्रह, और ग्रह के जो 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे उसको, बस जो वही पॉइंट मैं लिखवाऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना? बाकी उसको फालतू में नहीं लिखवाएंगे। क्लियर? तो वैसे ही आप लिस्टिंग करके, एक एक लिस्ट करके उसको लिखते जाइएगा। आइए देखिए, जो बुध है, यह बुध पृथ्वी के सबसे नजदीक है। क्या है? बुध है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। और इसका जो है पृथ्वी सूर्य का जो सूर्य के परिक्रमण करता है, नहीं परिक्रमा करता है, उसका परिक्रमण काल जो है 88 दिन का है। कितने दिन का है? 88 दिन का। पहला पॉइंट, बुध सबसे नजदीक है। ठीक है। और यह इसका परिक्रमण काल 28 दिन का है। देखिए, और इन 8 ग्रहों में जो बुध है ना, बुध का तपांतर क्या है? सबसे अधिक है। अब तपांतर यानी क्या? तापमानों का अंतर। तापांतर का आप जब संधि विच्छेद करेंगे तो तापमानों का अंतर यानी समझते हैं कैसे। देखिए ये क्या है ना, ये सबसे पृथ्वी के नजदीक होने के कारण, सूर्य के नजदीक होने का सबसे तेजी से गर्म होता है और सबसे तेजी से ठंडा भी होता है। क्या होता है? सबसे तेज गर्म भी होता है और सबसे तेज ठंडा भी होता है, जिसके कारण से जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह का जो तापांतर है वो सर्वाधिक होता है। क्या होता है? सर्वाधिक होता है। बात क्लियर हो गई?
और इस बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। क्या होता है, इस बुध ग्रह पर तापांतर अधिक होने के कारण से वायुमंडल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इस बुध ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। क्लियर बात होगी। और जो ये बुध ग्रह है, इस बुध ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है। क्या है, अपना कोई उपग्रह नहीं है। बात क्लियर होगी। अब दूसरा हमारा है शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह बुध के बाद दूसरा ग्रह है। क्या है, दूसरा ग्रह है। और इसका जो परिक्रमण काल है, यानी जो ये परिक्रमण काल है, इसका 255 दिन है। कितना है, 255 दिन। बात याद रखिएगा, क्या है इसका, क्या है सबसे 255 दिन। और इस सूर्य ग्रह का सबसे चमकीला ग्रह है। सूर्य ग्रह का है सबसे चमकीला ग्रह है। इसी सूर्य ग्रह को हम इसे साँझ का तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साँझ का तारा बोलते हैं। इसी सूर्य को हम भोर का तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भोर का तारा। और क्या है, इसी शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। और यह सबसे गर्म ग्रह है। जो शुक्र ग्रह है, क्या है, सबसे गर्म ग्रह है। बताएंगे। जिससे देखिए आप यहाँ अरुण देख रहे हैं ना, वरुण देख रहे हैं, वरुण जहां सबसे ठंडा ग्रह है, वहां पूरे आपके सौर मंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गर्म है, क्या है, आपका शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा गर्म है। ये पॉइंट हो गए। और इस शुक्र ग्रह से एक और पॉइंट बचता है कि यह जो शुक्र ग्रह है ना, देखिए सारे जो ग्रह हैं सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। जो सारे ग्रह हैं, सारे यानी शुक्र और अरुण को छोड़ करके, शुक्र और वरुण को छोड़ करके जो शेष 6 ग्रह हैं, यह जो है सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं चक्कर। इस पॉइंट एकदम आप एकदम आसान भाषा में लिखिए। जो 6 ग्रह हैं यानी शुक्र और अरुण को छोड़ करके, यानी प्रथम सेकंड और लास्ट सेकंड, ऐसे भी याद करते हैं। यानी फर्स्ट मतलब प्रथम सेकंड और लास्ट सेकंड जो ग्रह हैं, यानी शुक्र और अरुण हैं, इनकी दिशा सारे ग्रहों की दिशा से विपरीत है। ये जो होते हैं, ये दोनों ग्रह यानी शुक्र और अरुण ग्रह हैं, यह पूर्व से पश्चिम की दिशा में चक्कर लगाते हैं। सूर्य को यह पूर्व से पश्चिम की दिशा में चक्कर लगाते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई पूरी, किससे, आपके शुक्र से। शुक्र के बाद से हम और यहां से ध्यान रखिएगा, शुक्र के पास भी अपना कोई ग्रह नहीं है। क्लियर बात। आइए अब हम आते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी, देखिए पृथ्वी हमारे सौर मंडल की 5वीं सबसे बड़ी, पृथ्वी हमारे सौर मंडल की 5वीं सबसे बड़ी ग्रह है। पहला पॉइंट। इसका एकमात्र उपग्रह ग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। हमारे जो इस पृथ्वी है, पृथ्वी का एक उपग्रह है, क्या है, चंद्रमा है। और इस पृथ्वी पर वायुमंडल पाए जाने के कारण से ही इस पृथ्वी पर क्या है, जीवन संभव हुआ है। क्या है, जीवन संभव हुआ है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। जो पृथ्वी है ना, अपने अक्ष से, ये अक्ष हो गया, ये अपने अक्ष से 23.5 डिग्री, कितना, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ये भी पॉइंट नोट करिए। क्या करिए, ये अपने उसमें क्या है, कितने डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। बात क्लियर। और जो इसका परिक्रमण काल है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट है। कितना, 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट में क्या करते हैं, सौर में अपने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्लियर हो गए हमारे पृथ्वी से। ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए आप यहां देख रहे होंगे, नहीं, ये होगी पृथ्वी। क्लियर बात। अब देखिए हमारा है मंगल। क्या है, देखिए ये मंगल जो है ना, ये इस आंतरिक ग्रहों का लास्ट ग्रह है। क्या है, मंगल क्या है, आंतरिक ग्रहों का लास्ट ग्रह है। और यह मंगल 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। कौन, सॉरी 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। क्लियर। और इस मंगल पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण, क्या है, इस मंगल ग्रह पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण यह हमें लाल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, लाल। और इसीलिए हम लाल ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसीलिए हमें लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के लास्ट पॉइंट क्या है, इसके 2 क्या है, उपग्रह है। क्या है, 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। इसको दोनों के नाम याद रखिएगा, कौन कौन से हैं, फोबोस और डिमोस। ठीक है, इसी मंगल ग्रह पे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी,
ठीक है। इसी सौरमंडल में सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स जो है इस सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पे है। बात क्लियर। और सबसे बड़ा पर्वत निक्स अल्पियन क्या है? निक्स अल्पियन क्या है? सबसे बड़ा पर्वत कहां है? इसी पर है। बात ध्यान आ गया। देखिए आइए अभी हम ग्रहों की चर्चा करेंगे, तब क्षुद्र ग्रहों की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद से ये होगा, हम पहुंचते हैं बृहस्पति। जैसे ही बृहस्पति पर पहुंचते ही हम बाहरी ग्रहों में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? हम बाहरी ग्रहों में चलते हैं। और यह बाहरी ग्रहों को हम गैसीय ग्रह भी बोलते हैं। गैसीय ग्रह बोलने का कारण हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है क्या है? बृहस्पति है। क्या है? बृहस्पति है। और बृहस्पति का जो परिक्रमण काल है, यानी जो सूर्य का जो परिक्रमण उसका काल है, जो सूर्य के चक्कर लगाता है, वो 12 वर्ष में कंप्लीट करता है। कितने वर्ष में? 12 वर्ष में बृहस्पति कंप्लीट करता है। बात क्लियर होगी। देखिए बृहस्पति के पास 79 उपग्रह हैं। क्या है? सब 79 उपग्रह है। इसका सबसे ज्यादा क्या है? इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है गैनीमीड है। कौन सा है? गैनीमीड सबसे बड़ा इसका उपग्रह है। और इस बृहस्पति ग्रह का जो पलायन वेग है इन सारे ग्रहों में सबसे ज्यादा होता है। जो बृहस्पति ग्रह है, ग्रह का पलायन वेग है, इन ग्रहों में सबसे ज्यादा इसका पलायन वेग होता है। बात क्लियर हो गई। आइए अब हम देखते हैं बृहस्पति ग्रह के बाद से। अब देखिए हमने बता दिया ना कि ये जो बृहस्पति ग्रह होता है ये आकार में सबसे बड़ा होता है। क्या होता है? आकार में सबसे बड़ा होता है। इसी कारण से तारा सदृश भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक पॉइंट छूट रहा था, मैंने बता दिया। इसके बड़े आकार के होने का तारा सदृश या मास्टर ऑफ गॉड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मास्टर ऑफ गॉड्स। ठीक है। और देखिए इस जो बृहस्पति ग्रह है, यह जो बृहस्पति ग्रह बड़ा होने के कारण और इस पे ज्यादा उपग्रह होने के कारण से यह एक लघु सौरमंडल की तरह दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? यह एक लघु सौरमंडल की दिखाई देता है। इसीलिए इसे हम एक लघु सौरमंडल तंत्र भी कहते हैं। बार बार ये क्वेश्चन पूछता है किस ग्रह को लघु सौरमंडल तंत्र की संज्ञा दी गई है, तो हमारा कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह है। क्लियर होगी। अब आइए हम देखते हैं बृहस्पति ग्रह के बाद से हमारा है कौन सा? शनि ग्रह। कौन सा है? शनि ग्रह। देखिए शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। और शनि का जो परिक्रमण काल है, जो शनि है हमारा, शनि का परिक्रमण काल 29 वर्ष है। कितना है? 29 वर्ष है। कितना वर्ष है? 29 वर्ष है। क्लियर होगी बात यहां से। और हमारे सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह किसी के पास है? तो हमारा शनि ग्रह है। कौन सा है? शनि ग्रह है। बात क्लियर हो गई। देख रहा है ना? शनि ग्रह है। बात ठीक। इसके पास 82 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 82। और इस शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। लिख लीजिएगा इस कॉपी में। इस शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन है। और शनि ग्रह पर अमोनिया गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है। शनि ग्रह पे अमोनिया गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिससे शनि रंग का कलर पीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? शनि रंग का जो कलर है वो क्या होता है? पीला दिखाई देता है। क्लियर बात होगी। अब आइए हम अरुण के बारे में चर्चा करते हैं। अरुण, देखिए अरुण हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह। क्या है? अरुण हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और इसका परिक्रमण काल 84 वर्ष है। कितना है? इसका परिक्रमण काल 84 वर्ष है। और इसकी भी दिशा शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम की तरह ही है। किसका है? जो हमारा है, जो शुक्र, ये अरुण ग्रह है, शुक्र ग्रह की तरह इसका भी जो परिक्रमण की दिशा है पूर्व से पश्चिम की है। ठीक है। देखिए जो ये अरुण ग्रह है ना, अरुण ग्रह अपने अक्ष पर बहुत झुका हुआ है। क्या है? अरुण ग्रह, जहां हम पढ़ रहे थे पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उसी तरह जो अरुण ग्रह है अपने अक्ष पर बहुत ज्यादा झुका हुआ है,
जिसके कारण से हम इसे लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। बात क्लियर हो गई। आइए अब देखते हैं जी, अरुण ग्रह है ना, अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शले ने किया था। यहां से एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जो अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? सर विलियम हर्शले ने किया था। क्लियर बात। अब आइए हम देखते हैं वरुण ग्रह के बारे में। किसके ग्रह के बारे में? वरुण ग्रह के बारे में। देखिए जो वरुण ग्रह है ना, वरुण ग्रह हमारे सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। कैसा ग्रह है? चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। और यह वरुण ग्रह का जो परिक्रमण काल है 165 वर्ष है। कितना है? 165 वर्ष है। और जो हमारा वरुण ग्रह है ना, इस वरुण ग्रह का खोज कौन कौन किया था? इस वरुण ग्रह का खोज दो साइंटिस्ट थे। कौन कौन से? जॉर्ज काउच एडसन, जॉर्ज काउच एडमंस थे और ओरबन ली बेरियर। दो साइंटिस्ट थे, जॉर्ज काउच एडमंस और ओरबन ली बेरियर थे, जिन्होंने हमारे अरुण ग्रह की खोज की थी। और यह हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, आप बता भी सकते हैं ठंडा क्यों? क्योंकि पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी इसी की है, पृथ्वी से सबसे ज्यादा परिक्रमण काल इसी का है। इसी के कारण से जो हमारा है यह अरुण ग्रह क्या है? सबसे ठंडा ग्रह है। जो हमारा वरुण ग्रह है क्या है? सबसे ठंडा है। जहां हम शुक्र को सबसे गर्म देख रहे थे, ठीक है, वही हमारा क्या है? ये सबसे ठंडा ग्रह है। बात क्लियर हो गई। इस तरह से आज हम ब्रह्मांड और सौरमंडल की एक विस्तृत अध्ययन किए, ठीक है। और हमने एक एक ग्रहों को लेकर के चर्चा की। एक बात और देखिए, यदि आपको यह याद नहीं होता है ग्रहों का क्रम, देखिए ग्रहों का अगर क्रम याद है, देखिए ग्रहों का क्रम याद है ना, तो आप आसानी से बता ले जाएंगे। क्या है? आप आसानी से इसको बता ले जाएंगे कैसे कैसे क्या क्या है। तो ग्रहों का क्रम याद करने के लिए देखिए आप याद करिए, देखिए बुध के बाद से शुक्र है, पृथ्वी है, तो बुध के बाद से कौन सा दिन पड़ता है? बृहस्पति। एक दिन गैप कर दीजिए आप, उसके बाद से दूसरा दिन क्या होगा? वही ग्रहों का नाम होगा। बुध याद कर लीजिए, बुध के बाद से एक दिन गैप। देखिए कैसे, मैं बताता हूं। बुध हो गया, बुध के बाद से बृहस्पति छोड़ शुक्र हो गया, एक दिन का गैप है, शुक्र हो गया। अब आप शनि छोड़ करके रविवार को पृथ्वी मान लीजिए। क्या मान लीजिए? रविवार को आप पृथ्वी मान लीजिए। क्लियर बात। फिर आप सोमवार छोड़ करके मंगल मान लीजिए, मंगल ग्रह मिल जाएगा। बुध को छोड़कर मानिए अब पृथ्वी में, अब बृहस्पति मिल जाएगी। फिर शुक्र को छोड़कर मानेंगे आपको ये शनि मिल जाएगा, ये और अरुण और वरुण। ये एक मैंने याद करने का ट्रिक था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब देखिए इस पॉइंट में एक पॉइंट हमारा छूट रहा था, क्षुद्र ग्रह। क्या है? क्षुद्र ग्रह। देखिए क्षुद्र ग्रह भी क्या है? यह छोटे छोटे शिलाखंड हैं जो हमारे इन ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये अपने कक्षा में ही क्या कर रहे हैं? सूर्य के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। यही जो क्षुद्र ग्रह है ना, ये जो क्षुद्र ग्रह है, ये क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में कई हजार करोड़ किलोमीटर में विस्तृत जो फैला होता है ना, इसी एरिया में क्षुद्र ग्रह, जगह मैंने फिगर बनाया है, इसी फिगर में, इसी एरिया में क्षुद्र ग्रह क्या होता है? रहते हैं। क्लियर बात। और इसी ऑर्बिट में, इसी कक्षा में या सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये बात होगी क्षुद्र ग्रहों की। एक पॉइंट और है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है? शेरसा सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। इन क्षुद्र ग्रहों में शेरसा, इस पॉइंट को आप नोट करिएगा, शेरसा क्या है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। ये एक पॉइंट छूट रहा था, लेकिन इसको मैंने लगभग सारा बात क्लियर कर दी। तो आज हमारा कौन सा ये जो चैप्टर था हमारा सौरमंडल और आपका ब्रह्मांड, ये क्लियर हुआ। जो आगे का हमारा चैप्टर मिलेगा ना, आगे का हमारा जो चैप्टर होगा, आने वाले समय में हम अपने आगे के चैप्टर को अध्ययन करेंगे। फिर आपसे मैं एक बार क्षमा मांगता हूं कि लगातार मैं 3 दिनों तक कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। इसका एकमात्र कारण था कि होली था, होली में आप लोग भी व्यस्त रहे होंगे, आप लोग भी पढ़ नहीं पा रहे होंगे, तो मैं भी व्यस्त था होली में, तो इसलिए जो वीडियो था नहीं पढ़ पा रहा था। लेकिन आज से फिर हमने कंटिन्यू कर दिया और आज से फिर आपको कंटिन्यू वीडियो पढ़िए। एक बात और देखिए, अभी अभी सरकार का मंत्रिमंडल गठन होने वाला है और अभी सूचना है पीसीएस जो है, पीसीएस का भी फॉर्म आ गया, बीडीओ की भी एग्जाम डेट लगी हुई है
और आपका लेखपाल की भी फॉर्म भर चुके हैं आप, यूपीएसआई तो हो ही चुका है, यूपी पुलिस और माध्यमिक शिक्षा में से, और आपकी ये शिक्षक भर्ती, ये 2 एग्जाम आने वाले हैं जो 26,000 पुलिस भर्ती और 50,000 शिक्षक भर्ती आने वाली है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन चल रहा है। इसे आप लोग से बार बार मैं आग्रह कर रहा हूं ना कि इस पॉइंट को आप डेली नोट्स बनाइए, और नोट्स करके डेली, क्योंकि आपके पास अब समय नहीं रह चुका है, इसीलिए मैंने भी तय कर लिया है कि एक दिन में एक वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक इंडियन ज्योग्राफी और एक यूपी स्पेशल, तीनों का एक एक वीडियो आप लोगों का मिलता रहेगा, ठीक है, ताकि आने वाले 1 महीने में आपका जो हमारा एक जीएस का ये ज्योग्राफी और यूपी स्पेशल दोनों खत्म कर लेंगे, तब जाकर के हम पॉलिटी पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे? और पॉलिटी और हिस्ट्री पे, तब जाकर के एक हमारा पूर्ण सिलेबस क्या होगा, कंप्लीट होगा जीएस का, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोगों से बार बार आग्रह कि आप भी अब थोड़ा अपना स्पीड बढ़ाइए, और मेरा भी स्पीड अब ऐसे ही डेली का डेली एक एक चैप्टर, अब हम चैप्टरों को डिवाइड नहीं करेंगे, एक एक चैप्टरों को, थोड़ा हमारी क्लास लंबी जरूर होगी लेकिन हम ऐसा करके पूरा एक एक श्रृंखला को खत्म करेंगे। चलिए, और इसी के साथ फिर बार बार मैं कहता हूं कि आज हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों तक जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।